हेलो क्रिकेट लवर्स, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ क्रिकेट शॉट। और आज बात करेंगे हम इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो डे 2 रहा है सिडनी टेस्ट की। अगर हम बात करें, एक से लेवल चल रही है सीरीज और अब ये दूसरा डे जो गया है काफी डोमिनेटिंग डे रहा है इंडिया के लिए। ओवरऑल अगर हम टेस्ट मैच की बात करें तो अभी काफी इवन स्टीवन है, 50-50%। अगर हमें परसेंटेज में बांटना हो तो इस समय अगर हम देखें मैच को तो 50-50 डिवाइडेड है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के 2 विकेट गिर गए हैं 96 रन पे और ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे 338 रन। तो शुरुआत से शुरू करते हैं कि कैसे अभी तक जो मैच गुजरा है सिडनी का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कल का दिन बीता था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने शानदार बल्लेबाजी की थी, उनके मात्र 2 बल्लेबाज आउट हुए थे 166 रन के स्कोर पे। और आज का दिन अगर हम बात करें तो पूरी तरह से इंडिया ने डोमिनेट किया है। अगर हम शुरू से देखते हैं तो इंडिया ने पहले सेशन में 3 विकेट लिए, उसके बाद दूसरे सेशन में पूरी तरह से डोमिनेट करके ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया। मगर उसी बीच में स्टीवन स्मिथ ने अपना शानदार शतक पूरा किया। काफी सवाल थे स्टीवन स्मिथ पे कि क्या वो वापसी कर पाएंगे फॉर्म में या इंडिया फिर से उन पे डोमिनेशन दिखाएगा और अश्विन फिर से उनका विकेट ले जाएंगे। मगर इस बार स्टीवन स्मिथ ने जो ब्रेक मिला काफी दिन का उसका काफी अच्छा यूज किया और अपनी जो स्किल है, स्किल सेट तो उनके पास थी, जो फॉर्म उनकी जो मिसिंग चल रही थी, जो वो ओवर डिफेंसिव खेल रहे थे उसको उन्होंने भूलते हुए अपना जो अप्रोच है जो यूजुअली वो रखते हैं स्ट्रोक प्ले का, वो वापस लेकर आए और काफी शानदार पारी खेली। 131 रन उन्होंने बनाए। जो इन द एंड अगर हम देखें तो रविंद्र जडेजा ने शानदार थ्रो फेंका, उस पर वो रन आउट हो गए। मगर ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो स्टीवन स्मिथ की जो पारी है वो कमाल की रही। उन्होंने अपना 27वां शतक पूरा किया है और इंडिया के खिलाफ ये उनका 8वां शतक था। तो ये दिखाता है कि इंडिया के खिलाफ स्टीवन स्मिथ को खेलना कितना पसंद है। इससे पहले भी ओडीआई सीरीज की हमने बात करी थी, 2 बैक टू बैक सेंचुरी मारी थी स्टीव स्मिथ ने और अब यहाँ देख रहे हैं कि टेस्ट में भी 1 सेंचुरी वो लगा चुके हैं। तो ओवरऑल 8वीं सेंचुरी है भारत के खिलाफ। और ओवरऑल जो देख रहे हैं हम स्टीवन स्मिथ को कि रनों का अंबार वो लगाते जा रहे हैं और एकमात्र ऐसे प्लेयर नजर आ रहे हैं जो सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ सकते हैं आने वाले समय में अगर खेलते हैं लंबा। क्योंकि हमने देखा है कि जो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड, ये ऐसे कंट्री है जहाँ पर प्लेयर पूरा नहीं खेलता, 38-39 या 40 साल तक नहीं खेल पाता है। वो या तो 36 साल में रिटायरमेंट ले लेता है। वो मूड के ऊपर डिपेंड करता है, वो लंबा अपना करियर को स्ट्रेच नहीं करते। अगर उनको लगता है कि कोई टैलेंट आ रहा है तो वो उसको बढ़ावा देने के लिए पहले ही क्रिकेट से संन्यास लेते हैं। जैसे कि हमने एलिस्टर कुक के साथ देखा कि उन्होंने रिटायरमेंट काफ़ी पहले घोषित कर दिया जब उनको लगा कि नहीं वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपने बैटिंग से और उनसे अच्छे प्लेयर इस समय अवेलेबल है इंग्लैंड क्रिकेट में, तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। तो ये देखना है कि स्टीवन स्मिथ क्या इतना लंबा खेल पाते हैं। अगर वो 48 साल तक, 38-39 साल तक खेलते हैं तो मुझे लगता है कि वो तोड़ सकते हैं सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड। तो ये तो हम बात कर रहे थे रिकॉर्डों की। अगर अब वापस आते हैं अपने मैच की तरफ कि अभी जो हाल फिलहाल अगर मैच को देखें तो रविंद्र जडेजा ने इंडिया की वापसी की है इस मैच में। उनकी आप 4 विकेट की बात कर लीजिए, चाहे उनके आप 1 रनआउट की बात कर लीजिए, ओवरऑल रविंद्र जडेजा जिस प्रकार से बॉलिंग की है वो काबिल तारीफ है। क्योंकि सिडनी का जो पिच है ना उसमें ज़्यादा स्पिन हो रही है ना बाउंस मिल रहा है। ऐसा फ्लैट ट्रैक में एक स्पिनर का 4 विकेट ले जाना काफ़ी कमाल की बात है, क्योंकि आपको पूरा क्रेडिट देना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी एक लाइन लेंथ पे नहीं डिपेंड किए। जब उन्होंने देखा कि टेलेंडर सामने तो उनको यॉर्कर पे आउट किया। जब लबुशेन और स्मिथ की एक शानदार पार्टनरशिप चल रही थी, 100+ रन की हो गई थी, उस बीच में लबुशेन को एक अच्छी डिलीवरी डालकर जिस प्रकार से आउट किया। तो ओवरऑल रविंद्र जडेजा ने पिछले मैच में इस मैच में काफ़ी इंप्रेस किया और एक एक्स फैक्टर साबित हुए इंडिया टीम में। वो ये डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बॉल टर्न होना शुरू हो गया। क्योंकि अभी जो लास्ट सेशन चल रहा था उसमें नाथन लियोन का बॉल ग्रिप हो रहा था और अच्छा टर्न हो रहा है। सबसे जो डेंजरस बात है जो कि इंडिया के फेवर में जा सकती है कि बॉल थोड़ा लो रह रहा है स्पिनर्स के लिए, खासतौर पर नाथन लियोन की कुछ बॉल काफ़ी लो रही थी अजिंक्य रहाणे के खिलाफ। तो ये देखना होगा कि इंडिया कैसे बल्लेबाजी करता है कल, क्योंकि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। पहला सुबह का सेशन अगर इंडिया अच्छा खेल लेता है तो इंडिया डोमिनेट कर सकता है इस टेस्ट मैच की अगर हम बात करें तो। बाकी ओवरऑल आप देखें तो इस समय 50-50 इसलिए कहूँगा क्योंकि इंडिया की एक अच्छी शुरुआत हुई थी। 338 रन पे इंडिया ने बहुत शानदार रोका था, क्योंकि एक समय पे 206 पे 2 विकेट गिरे थे ऑस्ट्रेलिया के और ऐसा लग रहा था कि वो शायद 450 रन तक बना सकते हैं या उससे भी ज़्यादा बना सकते हैं। मगर इंडिया ने बहुत शानदार वापसी की और उनके जो लोअर ऑर्डर बैटिंग है और साथ में टेलेंडर को उतने रन बनाने नहीं दिए। अगर हम बात करें कि स्टीवन स्मिथ के दम पर ही ऑस्ट्रेलिया 338 तक पहुंच पाई। अगर स्टीवन स्मिथ वहां खड़े नहीं होते तो ये स्कोर 300 से कम भी हो सकता था। मगर ओवरऑल इंडिया की तारीफ करनी पड़ेगी, उनकी बॉलिंग की तारीफ करनी पड़ेगी। ओवरऑल जो बॉलिंग का कॉम्बिनेशन इंडिया का रहा बहुत शानदार बॉलिंग की। इस फ्लैट ट्रैक में 338 रन पे रोकना बहुत ही कमाल की बात है और ये दिखाता है इंडिया का प्रदर्शन एज अ बॉलिंग यूनिट वन ऑफ द बेस्ट रहा है पिछले 2 साल में और वो कंटिन्यू चल रहा है। अब बात करते हैं इंडिया की बैटिंग की। जो शुरुआत इंडिया को मिली थी 70 रन पे कोई भी विकेट नहीं गिरा था। ये हुआ है पिछले 10 साल में। देखा जाए तो 2010
जिसमें गंभीर और सहवाग की इकलौती पार्टनरशिप ओवरसीज में बनी थी जो 50+ की थी। अब वो 10 साल के बाद ऐसी कोई पार्टनरशिप बनी जो 50+ की है। और अगर हम देखते हैं पार्टनरशिप को अगर हम लेके चलें तो काफ़ी कमाल और काफ़ी क्रूशल पार्टनरशिप थी, क्योंकि इंडिया की ओपनिंग अगर हम बात करें काफ़ी बुरी हालत में चल रही थी। अगर पिछले 2 टेस्ट मैच की आप बात करें तो पहले कुछ ही ओवरों में पहला विकेट इंडिया का जल्दी गिर जाता था, फिर चेतेश्वर पुजारा को जल्दी आना पड़ता था और फिर वो भी उतना सेटल्ड नजर नहीं आए सीरीज में, वो भी जल्दी आउट होकर इंडिया के 1-2 विकेट शुरू में जल्दी गिर जाते थे। मगर इस पार्टनरशिप ने जो एक चीज़ सुनिश्चित की है इंडिया के लिए कि अब वो यहाँ पर पुजारा को काफ़ी टाइम मिला, एक तो उनको नई बॉल के खिलाफ नहीं आना पड़ा, पुरानी बॉल के खिलाफ आप देखेंगे और ये पिच स्लो है सिडनी की, तो उतना ज़्यादा बाइट नहीं मिल रहा ना स्पिनर को ना फास्ट बॉलर को, तो पुजारा उतने परेशान नहीं नजर आएंगे। मेरे हिसाब से कल पुजारा के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो भी वही दर्शाएं जो स्टीवन स्मिथ ने किया है, वो भी लंबा स्कोर कर सकते हैं। थोड़ा अगर वो अपने आप को और एक्सपोज करें, अगर हम बात करें एक्सप्रेस करें, अगर वो और खुलकर खेलेंगे तो मेरे हिसाब से वो डोमिनेट कर सकते हैं स्पिनर और फास्ट बॉलर को। अपना अप्रोच थोड़ा वो चेंज करेंगे। आज मुझे लगता है कि जैसे इंडिया के 2 विकेट जल्दी गिर गए उसके बाद से उन्होंने जो अपना अप्रोच लिया और अजिंक्य रहाणे ने जो अप्रोच लिया वो यही चाह रहे होंगे कि शायद विकेट ना और एक आध विकेट और गिर जाए तो इंडिया मुसीबत में आ सकती थी। इसलिए जो उन्होंने जो म्यूचुअल डिसीजन लिया कि अब हम लोग यहाँ से अपना विकेट बचाकर खेलेंगे और ज़्यादा स्कोरिंग रेट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा इंडिया का आखिरी कुछ ओवरों में। तो ओवरऑल कहें तो इंडिया ने अच्छी बल्लेबाजी की है अभी तक, मगर जो क्रूशल विकेट इंडिया के गिर गए हैं उसके लिए इंडिया को अब यही सोचना है कि पहला सेशन जब कल आएंगे तो उसको संभल कर खेलना है, उसके बाद डोमिनेशन करने की तरफ देखना है कि जितने ज़्यादा रन इंडिया बना सके वो ज़्यादा अच्छा है। मगर सबसे पहले अभी तक हमने जो बात की उसमें एक जो बल्लेबाज के बारे में बात करना चाहूँगा वो है शुभमन गिल की। शुभमन गिल ने पिछले मैच में भी दिखाया था कि क्या वो कैलिबर लेकर आते हैं इंडियन टीम में, फ्यूचर स्टार इंडियन टीम के, और अब उनको रेगुलरली फीचर होने का मौका मिलेगा आगे अगर वो अपनी फॉर्म दिखाते हैं इंडियन टीम के लिए। मगर ओवरऑल एक चीज़ जो देखी गई शुभमन गिल के पास जो स्ट्रोक प्ले है वो बहुत कमाल का है। चाहे आप स्पिनर्स के खिलाफ देखें, फास्ट बॉलर के खिलाफ देखें तो वो बिल्कुल कंफर्टेबल नज़र आते हैं। पूरी आप दोनों मैचेस को देख लीजिए, बहुत कंफर्टेबली उन्होंने फास्ट बॉलर और स्पिनर्स का सामना किया। खासतौर पर नाथन लायन उनको इतना परेशान नहीं कर पाते हैं, वो आसानी से लायन को खेल लेते हैं। मगर जो एक बॉलर है जो शुभमन गिल को काफ़ी परेशान कर रहा है, मैं पिछले मैच से भी देख रहा हूँ, वो है पैट कमिंस। पैट कमिंस ने पिछले मैच में भी शुभमन गिल के लिए काफ़ी परेशानी खड़ी की थी और इस मैच में भी वो लगातार परेशान कर रहे थे शुभमन गिल को। जरूर वो अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे, स्ट्रोक पे स्टार्क को अच्छा खेल रहे थे, कमिंस को भी उन्होंने अच्छा हैंडल किया, साथ में लायन के ऊपर तो पूरा डोमिनेशन के साथ खेला। मगर पैट कमिंस एक इकलौते बॉलर नजर आ रहे हैं जो शुभमन गिल को परेशान कर रहे हैं। शुभमन गिल के साथ जो एक चीज़ नज़र आई है मुझे, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनकी टेक्निक में वो थोड़ा साइड ऑन खड़े होते हैं। जब आप साइड ऑन खड़े होते हैं तो उनकी टेक्निक वो अच्छी है, लेफ्ट आर्म को भी बहुत अच्छा खेल सकते हैं। मगर जहाँ पिच थोड़ी फास्ट होगी और जहाँ अगर बॉल निकलेगा पड़ने के बाद, वहाँ शुभमन गिल के लिए दिक्कतें आ सकती हैं। थोड़ा उनको अपनी टेक्निक में बाद में जब ज़रूरत होगी, जब उनको करने की ज़रूरत है। मगर अभी इस समय अच्छा कर रहे हैं वो, अभी फ्लैट ट्रैक से उन्होंने पिछले मैच में मूविंग ट्रैक में भी अच्छा स्कोर किया। मगर स्विंगिंग बॉल के खिलाफ उनको थोड़ी अपनी टेक्निक या थोड़ा सा अपना जो एंगल है बैटिंग करते वक्त, स्टांस है, थोड़ा साइड ऑन और करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय थोड़ा सा वो जो है बहुत ज़्यादा साइड, अगर आप देखेंगे तो साइड ऑन है। तो इससे होता क्या, अगर बॉल निकलती है तो वो थोड़ा खुल जाते हैं। अगर मैं डेमोंस्ट्रेट करने की बताऊं आपको, शुभमन गिल अगर खड़े होते हैं तो शुभमन गिल का स्टांस ऐसा कुछ है। अब दिक्कत क्या होती है आपको यहाँ पर, ऐसे में क्या होता है जब लेफ्ट आर्म पेसर आएगा तो आपको खेलने में आसानी होगी। अब जहाँ मूवमेंट नहीं वहाँ भी आसान होगी। अगर पैट कमिंस की बात करते हैं, उनका बॉल निकलता है तो आप देखेंगे जब वो डिफेंस भी कर रहे होते हैं ना, वो ओपन हो जाते हैं, वो बॉल के पीछे नहीं है, वो बॉल के साइड में आ रहे हैं। तो यहाँ एक दिक्कत शुभमन गिल के लिए हो सकती है और इसी कारण वो आउट हुए। आज आप देखेंगे तो वो बॉल के सामने नहीं थे, वो बॉल के साइड में थे, इसलिए उनका एज होकर गली में उनको ग्रीन ने कैच आउट कर दिया। तो जितने भी आप डिफेंस देखें, कुछ वो डिफेंस आप देखेंगे कमिंस को वो फ्रंट करते हैं, फ्रंट से डिफेंस करते हैं। मगर जो पैट कमिंस है, मैंने कमिंस की बात कर दी, हेजलवुड को वो सामने खेल रहे थे डिफेंस के। अगर हम बात करें स्टार्क को, वो अच्छा डिफेंस कर रहे थे। मगर जो एक दिक्कत मुझे दिखी वहाँ पर उनकी टेक्निक में कि जब वो खेलते हैं, डिफेंस करते हैं, तो हल्का सा उनका मूवमेंट साइड ऑन है। तो साइड ऑन होने की वजह से वो बॉल को जब मीट करते हैं, जब डिफेंस करते हैं, तो हल्का सा वो जो मीट करते हैं वो थोड़ा साइड ऑन होता है, वो फ्रंट में नहीं है। तो होता क्या है, जब साइड ऑन में मूवमेंट होगा तो वो ओपन हो सकते हैं, ओपन होने में उनके एजेस निकल सकते हैं। ये हमने पिछले टेस्ट में भी देखा है। मगर वो इंप्रूव करेंगे जैसे जैसे वो क्रिकेट खेलेंगे। मगर अभी तक जितना भी देखा गया उन्हें,
काफ़ी कॉम्पैक्ट नज़र आए हैं अपनी बैटिंग के अंदर और उम्मीद करते हैं आगे भी वो कमाल का प्रदर्शन करते रहेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि इंडिया की बैटिंग ओवरऑल अच्छी चली है। रोहित शर्मा ने अच्छी शुरुआत की, थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन नज़र आया रोहित शर्मा की तरफ से, थोड़ा उनको बॉक डाउन करने की कोशिश की। हेजलवुड ने एक बॉल बाउंसर की, उसके बाद अपने जब रोहित शर्मा ने एक डिफेंस किया तो वापस उनने थ्रो फेंका, उनको थोड़ा सा उनका कॉन्सेंट्रेशन बिगाड़ने की कोशिश करी, उसमें वो कामयाब हो गए क्योंकि देखा कि रोहित शर्मा उसके अगले गेंद में थोड़ा सा मुझे लग रहा है जल्दी आ गए थे। जब वो खेलने गए थे रोहित शर्मा तो वो तैयार थे उसके लिए कि शॉर्ट बॉल आएगा या लाइन बॉल आएगा, मगर हेजलवुड ने चालाकी से फुल बॉल किया, उस पर रोहित शर्मा हल्के से कमिट हो गए और कॉटन बोल्ड हो गए। तो वो होता है क्रिकेट में, बहुत दिनों बाद वापसी कर रहे हैं रोहित शर्मा और आप उम्मीद करते हैं वो बड़ा स्कोर आगे बनाएंगे। मगर अभी इंडिया के 2 विकेट गिर चुके हैं, अब आगे इंडिया क्या कर सकता है उस पर बात करते हैं। इंडिया को अभी भी काफ़ी स्कोर चाहिए, तो इंडिया के लिए जो बेस्ट पॉसिबिलिटी और बेस्ट चांस रहेगा वो ये है कि इन दोनों को, जो मेन बैट्समैन इंडिया के मोस्ट एक्सपीरियंस बैटिंग जो पार्टनर्स है वो साथ में खेल रहे हैं इस समय, पुजारा और रहाणे, तो अब दोनों को एक कोशिश करनी चाहिए कि एक लंबी पार्टनरशिप बनाए, 100+ रन की पार्टनरशिप बनाए और उसके बाद ये देखना होगा कि अगर ये पार्टनरशिप बन जाती है उसके बाद इंडिया को एक प्लान लेके चलना चाहिए कि कम से कम इंडिया के पास कल पूरा दिन खेलने की कोशिश करनी चाहिए इंडिया को, और अगर हो सके तो 4th डे के मॉर्निंग तक अगर इंडिया खेल सके तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इंडिया को यहाँ से कम 100 से 150 रन की लीड लेनी चाहिए अभी भी, क्योंकि 4th इनिंग्स में इंडिया को बैटिंग करनी है। और इंडिया अगर यहाँ पर 100 रन की लीड भी लेता है तो मुझे लगता है इंडिया के पास अभी भी चांस रहेगा, क्योंकि इंडिया के पास 2 क्वालिटी स्पिनर हैं। हमने देखा है कि बॉल ग्रिप कर रहा है, टर्न भी होगा जब ऑस्ट्रेलिया अपनी तीसरी इनिंग्स लेने आएगा, मतलब जब वो दूसरी बार बैटिंग करने आएगा तो वहाँ पर वो उनको मुश्किलात सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अश्विन जो है, अश्विन को पहले इनिंग्स में उतना ज़्यादा मदद नहीं मिली और वो इनफेक्टिव थोड़े साबित हुए, क्योंकि एक प्लान लेके आया ऑस्ट्रेलिया अश्विन के खिलाफ, वो कामयाब हुए हैं अभी तक। मगर दूसरी इनिंग्स में अश्विन भी एक प्लान लेके आएंगे और दूसरी इनिंग्स में अगर टर्न होगा और बॉल नीचे रहेगी तो वो बहुत घातक साबित हो सकते हैं। साथ में जडेजा की फॉर्म तो लगी हुई है, दोनों स्पिनर्स कमाल कर सकते हैं दूसरे इनिंग्स में। तो इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कम से कम 100 रन की लीड लेके जाएं, इससे इंडिया अपनी जो पोजीशन है उसको डोमिनेट करेगा और आगे ले जा सकता है, इस मैच को जीतने के लिए 2-1 कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, होप करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मोर इंटरेस्टिंग वीडियो क्रिकेट पे देखने के लिए। और अब ऐसे ही मैं रोज आपके लिए रेगुलर जो भी क्रिकेट में पर डे के हिसाब से जो भी आखिरी में एनालिसिस होगा मैं लेके आऊंगा एनालिसिस, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है कि हर मैच के बाद कहाँ इंडिया की पोजीशन है, कहाँ ऑस्ट्रेलिया फाइट बैक कर सकता है। अभी तक की जो पोजीशन है 50-50 है, मगर उम्मीद करते हैं इंडिया कल फाइट बैक करके एक डोमिनेटिंग पोजीशन लाएगा और ऐसी पोजीशन में आ जाएगा कि जहां पर हमें 2-1 नजर आएगा।